सभी किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। चलिए किसान भाई बहनों, आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसानों को अब प्रखंड स्तर पर मिलेगा मौसम कृषि सलाह। रांची के समिति निदेशक का तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में व्याख्यान। सफल महिला पशुपालक चंचला सिंह से एक मुलाकात। अब समाचार विस्तार से। किसानों को अब प्रखंड स्तर पर मौसम कृषि सलाह देने की योजना तैयार की गई है। 2014 तक इस योजना को देश के सभी प्रखंडों में शुरू कर दिया जाएगा। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर झारखंड में धनबाद का चयन किया गया है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा मौसम विज्ञान विभाग को निर्देश जारी कर दिया गया है। इस काम के लिए 162 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पिछले दिनों राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान हैदराबाद द्वारा तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर में समिति के निदेशक जटाशंकर चौधरी को व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया। देश भर से आए नामी विशेषज्ञों के अलावे समिति रांची के निदेशक जटाशंकर चौधरी ने कृषि प्रसार के विभिन्न विषयों को सभी राज्य के प्रसार पदाधिकारियों को सर्वसुलभ करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से 3 विषयों पर व्याख्यान दिया। गौपालन से जुड़े पशुपालक अपने बछड़ा बछिया, वयस्क दूध देने वाली गाय और गाभीन गायों को अलग अलग मात्रा में संतुलित और पौष्टिक आहार दें। ध्यान रहे, आहार में हरा चारा और मिश्रित दाना जरूर हो। गायों की तंदुरुस्ती, बेहतर शारीरिक विकास और बेहतर दूध उत्पादन का आधार होता है गायों को मिलने वाला संतुलित और पौष्टिक आहार। पशु विशेषज्ञों का मानना है कि आहार के प्रकार और उसकी मात्रा गायों को उनकी अवस्था के अनुसार देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर गोपालन से आप जुड़े हुए हैं तो आपकी उत्पादन क्षमता बिल्कुल संतुलित आहार पर निर्भर करता है कि किस तरह से आप अपने बछड़े को दाना देते हैं, अब बड़े गाय को दाना देते हैं और साथ में गाभीन गाय को दाना देते हैं। इन तीनों अवस्था में दाना मिश्रण जो है आप अगर अच्छा रखते हैं, जैसे कि बछड़े को 4 महीने तक दूध और साथ में काफ स्टार्टर दें, तो इससे आपका बछड़ा जो है संतुलित आहार के रूप में और बछड़ा या बाछी अच्छे तैयार होंगे। उसी प्रकार से आप गाय के लिए किस तरह के अगर दलिए घास, जैसे कि आप अगर लूसर्न, बरसीम इस तरह के घास अगर खिला रहे हैं तो इसमें आपको दाना की जो है वो किस तरह का बनाना है संतुलित आहार में, तो उस तरह का आप संतुलित मिश्रण दाना दें। किसान भाई सब्जी फसल फ्रेंच बीन से अधिकाधिक उपज प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके उन्नत प्रभेद स्वर्णप्रिया, अर्का कोमल, पुसा पार्वती या कंटेनर लगाएं। ये सभी कृषि अनुसंधान केंद्र पलांडू में उपलब्ध हैं। झारखंड के कृषि मौसम को ध्यान में रखते हुए ICAR पलांडू द्वारा सब्जी फसल फ्रेंच बीन के ऐसे कई उन्नत प्रभेदों का विकास किया गया है जो गुणवत्ता और उपज दोनों दृष्टिकोण से किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। फ्रेंच बीन के उन्नत प्रभेदों के चयन के बारे में हमारे विशेषज्ञ बताते हैं। किसान भाई, अभी फ्रेंच बीन की खेती करने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। किसान भाई बाजार से जो बीज खरीदते हैं उसका गुण देख लें और उसका जर्मिनेशन टेस्ट पहले कर लें, उसके बाद ही वो खेत में लगाएं। अभी जो बाजार में उपलब्ध जो अच्छी किस्म की जो फ्रेंच बीन है वो है स्वर्णप्रिया, अर्का कोमल, पूसा पार्वती, कंटेंडर। ये बहुत ही अच्छी वैरायटी हैं जो आपको पलांडू से उपलब्ध हो जाएंगे। किसान भाई बागवानी में निकोनी के लिए नूतन खुरपा का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इससे छोटी मोटी टहनियों को भी दाव की तरह काटा जा सकता है। इसकी कार्य क्षमता 6 से 8 डेसिमिल प्रतिदिन है। आज हम आपकी मुलाकात एक सफल और सशक्त महिला पशुपालक से करवाने जा रहे हैं, जिनका नाम है चंचला सिंह। आधुनिक युग में ऐसा कोई कार्य क्षेत्र नहीं है
जहां महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का परचम न लहराया हो। हाँ किसान भाइयों, चंचला सिंह भी ऐसी ही एक सफल और सशक्त महिला है जो पशुपालन के क्षेत्र में दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। ये दारीसाई गांव की रहने वाली हैं और गौ पालन, मुर्गी पालन और बकरी पालन से अच्छी आय प्राप्त कर रही हैं। गाय पालन करती है तो 2 गाय रखा है, तो 2 गाय में 2 किलो करीब 4 किलो दूध करती है एक टाइम में। 2 टाइम में 8 किलो दूध करती है और वो 30 रुपया लीटर से बेचती है, तो 8 लीटर दूध का दाम होती है 70-80 हज़ार हो जाती है। इसी में हमारा परिवार चलती है। कृषि से संबंधित कुछ और गतिविधियों पर आइए डालते हैं एक नजर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपए से 2200 रुपए, चावल मध्यम 2300 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 2700 रुपए से 5000 रुपए, गेहूं 1400 रुपए से 2000 रुपए, चना 3600 रुपए से 4100 रुपए, दाल अरहर 5400 रुपए से 6500 रुपए, दाल मसूर 4500 रुपए से 5400 रुपए, दाल चना 4600 रुपए से 5500 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3400 रुपए, आलू 1000 रुपए से 1250 रुपए और प्याज 3600 रुपए से 4400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत अपनी जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में। अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। जी। तो इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होते हैं किसान भाइयों। आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी किसान भाई बहनों का। अब खुलने वाला है गंदरू भाई का पिटारा, यानी जानकारी का पिटारा। बिल्कुल।
किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम में ढेर सारी जानकारी तो लेकर के आते ही हैं खेती बाड़ी से संबंधित, लेकिन आज हम जो जानकारी लेकर के आए हैं वो जानकारी है पशुपालन से संबंधित। बिल्कुल सही यानी गाय और भैंस में होने वाली बीमारियों और उसके बचाव के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो आइए लेते हैं ये जानकारी, और ये जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सुशील प्रसाद जी। अभी हैं हम BAU के प्रांगण में और हम आपसे चर्चा करेंगे गाय और भैंस में होने वाली रोग और उसके बचाव के बारे में, जिसकी अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर सुशील प्रसाद। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि गाय और भैंस में होने वाली मुख्य कौन कौन से रोग हैं। देखिए कि रोग जैसे हैं तो रोग के बहुत प्रकार होते हैं। कुछ रोग तो जैसे कि जिसे हम फैलने वाली बीमारी कहते हैं, छुआछूत की बीमारी होती है। उसी प्रकार से कुछ बीमारियां जैसे कि आपके रख रखाव प्रबंधन में अगर गड़बड़ी है तो उसके वजह से होती हैं, और कुछ बीमारियां इस तरह की होती हैं जो कि चरने वाले में होती हैं, तो गाय या भैंस में हो जाती है, तो उसे परजीवी रोग कहते हैं। और कुछ बीमारियां इस तरह की हैं जो कि आपके खान पान में संतुलित आहार अगर नहीं देते हैं तो उससे भी हो जाती हैं। तो इन चारों प्रकार की बीमारियों के लक्षण आपके अलग अलग मिलेंगे, और ख़ास तौर से जो फैलने वाली बीमारी है उस पर हमें ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप सब रख रखाव अपने यहाँ अच्छी तरह से रखेंगे, लेकिन अगर वो पास के किसी गांव में वो बीमारी आ गई है तो वो आपके यहाँ भी आ सकती है। तो इसके लिए हमें व्यवस्था करने की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए हम टीकाकरण करते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को आप ये बताइए कि इनमें से फैलने वाली कौन कौन सी बीमारियाँ हैं। मुख्य रूप से जो फैलने वाली बीमारी है, जैसे कि जिसे हम खुरहा चपका कहते हैं, जो मुंह पकना और पैर में जख्म हो जाता है, जिसे कि हम अंग्रेजी में FMD कहते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज़ कहते हैं। ये बहुत ज़ोर से फैलती है बीमारी। अगर आपके किसी एक गाय में या बैल में अगर आ गया है तो वो आपके यहाँ जितने भी गाय बैल हैं उन सभी में होने की संभावना रहती है। तो इसके लिए बेहतर उपाय यही है कि आप टीकाकरण करें FMD बीमारी का, जो कि आपको वर्ष में 2 बार करने की ज़रूरत होती है। 3 ml आप दवा को है लेकर आप चमड़े के नीचे सुई से दे दें, तो आपके गाय या बछड़ा या बैल जो भी है वो सुरक्षित रह सकते हैं। तो इसके लिए, और जब अगर हो जाता है तो आप इसे मुंह की सफाई ग्लिसरीन लगाकर करें, और पैर का जो है वो आप सफाई करें फिनाइल लगा करके उसमें, क्योंकि अगर घाव हो जाने पर उसमें कीड़े बैठने लगते हैं और गाय के या बैल में इसमें बुखार भी हो जाता है, खाने पीने में दिक्कत होती है, और साथ में मुंह से हमेशा लार टपकता रहता है। तो ये आप लक्षण देखेंगे तो समझें कि आपके गाय में FMD हो गया है, और तुरंत ही आप इस गाय को, जिस भी पशु को आपके हो गया है, उसे आप अलग अन्य गाय और बैल के से अलग करके रखें। इसी प्रकार से आपको दूसरी फैलने वाली बीमारी जो है वो कहते हैं, जिसे डकहा भी कहा जाता है, गला घोटू कहते हैं, यानी कि उसे हेमरेजिक सेप्टिसीमिया कहा जाता है। ये खास करके जब बरसात शुरू होगा उस समय ये बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होता है और फैल जाती है। इसमें आप देखेंगे कि गाय चरते चरते या फिर ऐसे गिर गई नीचे, बुखार बहुत तेज़ हो जाएगा, सांस लेने में घड़घड़ाहट आपको महसूस होगी, और कभी कभी पेट भी पूरा फूल जाता है, और गाय वहीं से खड़ी नहीं होगी, फिर उसके बाद फिर वहीं आपका गाय की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसके लिए भी आप टीकाकरण करें, HS का टीका, जो कि आप मई महीने में 5 जो बाछी है उसको 2 ml का सुई से दें, और जो बड़े गाय भैंस हैं उनको आप 5 ml सुई से मांस में या चमड़े के नीचे लगाएं, तो इससे आपका टीकाकरण हो जाता है। उसी प्रकार से एक बीमारी है लंगड़ा, जिसको कि हम लोग BQ कहते हैं, ब्लैक क्वार्टर कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि गाय जो है लंगड़ाने लगती है, और जब चलेगी गाय तो उसमें मचमचाहट, जैसे नया जूता पहनते हैं तो कैसे आवाज़ करता है, उसी तरह का आवाज़ आपको चलने के समय में आपको मिलेगा। इसमें मांसपेशी जो होते हैं जान पर के वो सड़ने लगते हैं। तो BQ के लिए भी टीकाकरण किया जाता है, और इसका टीकाकरण आप मार्च अप्रैल में कर दें। लेकिन आजकल जैसे कि टीका
HS और BQ दोनों का मिला हुआ टीका भी बाज़ार में उपलब्ध है। आप चाहें तो एक साथ में ही मई महीने में दोनों का टीकाकरण एक साथ कर दें तो आपको दोबारा टीकाकरण करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे एक गाय में हो गई तो दूसरे गांव में तो जल्दी हो जाएगी। तो ऐसी कोई प्रारंभिक लक्षण है जिससे हमारे किसान भाई समझ पाएँ कि ये फैलने वाली बीमारी है? हाँ, जैसा कि हमने कहा कि अगर आपको जैसे FMD हो जाता है तो आपको जो लक्षण हमने बताया कि मुंह और पैर में खुर में घाव होने लगेगा, तो इस तरह के लक्षण देखने पर आप समझ लें कि ये बीमारी का प्रकोप आ रहा है। इसीलिए आप इसका निश्चित कर लें कि FMD का हमको 2 बार टीका साल में लगाना है 6-6 महीने के अंतराल पे। टीकाकरण के बारे में आपने बातचीत की हमारे साथ डॉक्टर साहब, तो आप किसान भाई को और बताएं कि टीकाकरण करते वक्त और हमारे किसान भाई क्या ध्यान रखें? टीकाकरण के लिए तो हमने जो बात बताई अभी पहले, तो उस बात का तो ध्यान रखें ही। इसके साथ ही आप परिजीवी के रोग जो है इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो भी पशु रखते हैं, गाय रखते हैं खास करके गाँव में, तो वो ज़्यादातर समय गाँव में चरने के लिए गाय या भैंस को छोड़ देते हैं और चरने के बाद ला करके दिन भर वो खूंटा में बांध करके गाय को नहीं रखते हैं। या फिर अगर जो खूंटा में बांध करके भी गाय रखते हैं तो वो हरा चारा बाहर से ही ला करके देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि पशुओं में परिजीवी रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए आप परिजीवी रोग के लिए जो भी गाय चरती हैं बाहर, उनको हर 2 महीने के अंतराल पर परजीवी निरोधक दवाएं उपलब्ध हैं, उसे आप लेकर के आप ज़रूर दें। जैसे कि मैं कुछ दवाइयाँ बता रहा हूँ जिसके कि आप दे सकते हैं। उसमें आप जैसे कि पिपराजीन है, पिपराजीन आप 66 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम वज़न के हिसाब से गाय या भैंस को दें। उसी प्रकार से अगर आप एल्बेंडाजोल देते हैं तो एल्बेंडाजोल देने पर आप इसे 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से दें। और जो फैलने वाली बीमारी है उसके लिए आप टीकाकरण नियमित कराते रहेंगे तो बहुत सारे रोगों से आप अपने गाय भैंस को रोगों से निदान पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारे डॉक्टर साहब ने आपको इतनी अच्छी जानकारी दी, आप इसका लाभ उठाएं। और डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वाह, जानकारी तो बहुत बढ़िया रहा, हमारे किसान भाई बहनों के लिए बिल्कुल लाभदायक। बिल्कुल, हम जो भी जानकारी दिलवाते हैं अपने किसान भाइयों के लिए वो लाभदायक ही होता है। अब ये निर्भर करता है कि हमारे किसान भाई उस जानकारी का उपयोग कितना कर पाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए एक जानकारी और देनी है हमारे किसान भाई बहनों को, वो है रवि मक्का की उन्नत खेती के बारे में। बहुत तो जानकारी दिलवा दे। बिल्कुल दिलवा दे। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर भूषण प्रसाद सिंह जी। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र दारिसाई पूर्वी सिंहभूम आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे रबी मौसम में मक्के की उन्नत खेती के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है यहीं के वैज्ञानिक श्री भूषण प्रसाद सिंह जी। भूषण जी, जैसे कि आज का विषय हमने चुना है रबी मौसम में मक्के की उन्नत खेती के बारे में, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आप हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले बताएं कि उसके लिए वो खेत की तैयारी किस प्रकार करेंगे। खेत की तैयारी से पहले हम किसान भाइयों को जानकारी देना चाहते हैं कि जो मक्के की खेती है वो खरीफ और रबी दोनों मौसम में लगाया जाता है। तो खेत की तैयारी का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो खरीफ का और रबी का दोनों समान है, लेकिन खरीफ में जो समस्या है वो रबी में नहीं होता है। आप जैसा कि जानते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और जिसके कारण हमें खेत की तैयारी में खरीफ मौसम में समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन अगर आप रबी मौसम की मक्का की खेती करते हैं तो आपको ये समस्या नहीं होगा। इसके लिए उसमें वहाँ पे रबी मौसम में खरपतवार की कमी होती है अपेक्षाकृत जो हमारा खरीफ मौसम का मक्का है। तो इसलिए खेत की तैयारी करना रबी मौसम में ज़्यादा आसान है और आप खेत की जुताई 4 से 5 जुताई आपको इसमें लगती है और उसमें हमारा जो दोमट मिट्टी वैसे कहा जाता है इसके लिए बहुत ही उपयुक्त है, लेकिन हमारे यहाँ जो उपलब्ध मिट्टी है वो अम्लीय है। तो आप चाहें तो चूने से उपचारित करके और खेत को आप तैयार कर सकते हैं और इसके लिए तकरीबन 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर चूने का प्रयोग करके खेत को खरपतवार से मुक्त करके मिट्टी हल्की बना के और फिर आप उसमें फसल लगा सकते हैं। बात आती है कि हमारे किसान भाई रबी का सही समय नहीं पहचान पाते हैं, तो इसके लिए किसान भाई क्या करें जो उनका सही समय हो रबी मक्के लगाने के लिए, उसके बारे में भी आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। हम किसान भाइयों को ये बतलाना चाहते हैं कि आप अगर अच्छा उत्पादन चाहते हैं
तो रबी मक्के की खेती खरीफ मक्के की अपेक्षा ज़्यादा उपयुक्त है। उसमें अधिक उपज आपको प्राप्त होगी और लगाने का जो समय है वो रबी मौसम में 20 अक्टूबर से लेके और 10 नवंबर के बीच में ये उपयुक्त समय माना जाता है। तो अगर आप इस बीच में लगाते हैं तो आपके पास खरपतवार का जो है समस्या, चाहे वो बीमारी का हो, कीड़े का प्रकोप हो, वो सारा कम होता है अगर इस उपयुक्त समय में लगाते हैं तो। अब बात आती है कि हमारे किसान भाई जो जानकारी नहीं ले पाते हैं वो होती है किस्म की। सही किस्म का चुनाव नहीं कर पाने के कारण वो उन्नत फसल नहीं ले पाते हैं। तो आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि किस्म किस प्रकार के वो चुनाव करें। जहाँ तक किस्मों की बात है तो हमारे पास जो है 3 तरह के जनरली किस्म किए जाते हैं। उसमें एक तो अपना जो लोकल वैरायटी जिसको कहते हैं, जो देसी है, वो किसानों के पास उपलब्ध रहता है, उसे भी लगाते हैं। और दूसरी जो वैरायटी है वो है अधिक उपजशील, जो अधिक उपज देती है, जिसको या इम्प्रूव्ड वैरायटी कहें, उन्नतशील किस्म जो है उनको लगाते हैं। तो उसमें बिरसा मक्का एक जैसे हमारे विश्वविद्यालय का इजाद किया हुआ ये किस्म है, उसे किसान भाई ले सकते हैं। इसके बाद स्वान कंपोजिट एक है, ये किस्म आप लगा सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों को हम सजेशन देना चाहेंगे, सलाह देना चाहेंगे, किस्मों का चयन करते वक्त वो अगर हाइब्रिड लगाते हैं तो उनको अधिक उपज प्राप्त होगी। और हाइब्रिड के लिए जो मक्का का किस्म है उसमें गंगा 11 ये एक किस्म है जो कि काफ़ी अच्छा है। और राजेंद्र मक्का 1 करके है, वो भी काफ़ी अच्छा, ये भी हाइब्रिड की किस्म है, आप इसे ले सकते हैं। डेक्कन 105 है, ये किस्म हाइब्रिड की है और ये इसके जो हमारा उन्नतशील किस्म है उसके अपेक्षा ये तकरीबन 3 से 4 गुना अधिक उपज दे सकती है। सन जी, अब आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि इसमें सिंचाई की कितनी आवश्यकता पड़ती है और कितने समय पर पड़ती है। हाँ, अब इसमें सिंचाई की जहाँ तक बात है तो रबी मौसम में उपज अधिक होने का एक प्रमुख कारण है सिंचाई। वहाँ पे सिंचाई का अच्छा प्रबंधन होने के कारण हमारे जो खेतों में बहुत सारे रोग हैं उनमें कमी आती है। जैसा कि जानते हैं खरीफ मौसम में टेम्परेचर अधिक रहता है, तापमान अधिक रहता है, और रबी मौसम में जब लगाते हैं तो वहाँ पे तापमान की कमी होती है। और तापमान में कमी अगर हो तो उस जगह रोग का जो है, जो मध्यम तापमान रहता है तो रोग में कमी आती है। और खरीफ मौसम में क्या होता है, यहाँ पर जल जमाव होता है जिसके कारण बहुत सारे कीड़े मकोड़े और रोग का प्रकोप वो बढ़ जाता है। रबी मौसम में उस जगह हम मेंटेन करते हैं, पानी को जो सिंचाई देते हैं वो मेंटेन रहता है, जिसके कारण इस समस्या से हम लोग बचते हैं। भूषण जी, अब एक सबसे बड़ी बात आती है उर्वरक का छिड़काव। इससे हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में भी आप किसान भाइयों को बताएं। उर्वरक का भी जो प्रयोग है, रबी मक्के की खेती अगर आप करते हैं तो खरीफ मक्के की अपेक्षा रबी मौसम में खेती करने में आपको अधिक उर्वरक का प्रयोग करना पड़ता है और वो उसके लिए लाभदायक भी है। वहाँ पे चूँकि आप सिंचाई का अच्छा प्रबंधन करते हैं तो जो फसल को जो मिलना चाहिए उर्वरक वो अपने हिसाब से सही मात्रा में उपलब्ध हो पाता है फसलों को। और इसके लिए जो हम लोग बोलते हैं, जो हमारे पास उर्वरक है उसमें एक किसानों के पास जो फार्म यार्ड मैन्योर है, गोबर खाद जिसको बोलते हैं, वो उपलब्ध है। दूसरा सोर्स होता है ऑर्गेनिक मैटर का, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उनका। तीसरा होता है बायो फर्टिलाइज़र और चौथा होता है केमिकल रासायनिक खाद। 4 तरह के खाद हैं। तो गोबर खाद की मात्रा जो है वो अपने किसान के पास उपलब्ध है वो दें। ऑर्गेनिक अगर खाद देना चाहते हैं तो उसके लिए वर्मी कंपोस्ट जो है वो उपलब्ध हो तो वो उसका प्रयोग करें। और रासायनिक खाद जहाँ तक देने की बात है तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीनों जो मुख्य पोषक तत्व हैं इनको उपलब्ध कराना होगा। और इसकी मात्रा होनी चाहिए, आप अगर 1 हेक्टेयर मक्के की खेती कर रहे हैं तो उसमें तकरीबन 120 किलो नाइट्रोजन और 60 किलो फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा आप इसको मक्के की खेती में उपयोग में लाएं तो ज़्यादा अच्छा है। एक चीज़ और हम बतलाना चाहते हैं, और देने का जो वो समय है उसमें एक तो जो नी हाइट का, घुटने के आकार का जब हो जाए ये मक्का, उस वक्त एक यूरिया देना है, नाइट्रोजन का व्यवहार करना है। और दूसरा जो हमारा है वो आपको फ्लावरिंग स्टेज में जो है उस वक्त हमको नाइट्रोजन का व्यवहार करना है।
तो देखा किसान भाइयों, भूषण जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी रबी मक्के की उन्नत खेती के बारे में। भूषण जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह भाई, रबी मक्का की खेती हम कैसे करें और अधिकाधिक उत्पादन कैसे लें, इस बारे में जानकारी हमने अपने विशेषज्ञ से ली। और कुछ और जानकारी है झुमकी बहन, और वो छोटी मोटी जानकारी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, और वो जानकारी हमें प्राप्त हुई है IMD पुणे से। तो हमें लगता है कि वो जानकारी भी हमारे किसान भाइयों को मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, तो लीजिए जानकारी। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आसमान में बादल छाए रहेंगे, साथ ही 22 मिलीलीटर वर्षा होने की भी संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। जो किसान असिंचित गेहूं की खेती करना चाहते हैं, वो खेतों की तैयारी करके बुआई का काम शुरू कर दें। जो किसान मक्का फसल काट चुके हैं, वे भंडारण से पहले भुट्टा का छिलका निकालकर उसे धूप में सुखाएं। किसान भाई अगात आलू की बुआई के लिए प्रति एकड़ 12 क्विंटल बीज का उपयोग करें। तो अब झुमकी बहन, जानकारियों का सिलसिला यहीं खत्म करना होगा क्योंकि अब समय शेष होने वाला है। बिल्कुल, लेकिन एक जानकारी आपको ज़रूर देनी है। फटाफट कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप अपनी समस्याएं और सुझाव हम तक लिखकर ज़रूर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।